हाँ जी। आओ। अक्साई चीन का अर्थ पूछा था मैंने, अक्साई शब्द का अर्थ तो गुड़िया ने लिख के दिया है। अक्साई का मतलब होता है सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। बोलो, सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। अरे यार क्वेश्चन है, अक्साई चीन अक्सर सुनते हैं, अक्सर पढ़ते हैं और अक्साई चीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और प्रश्न आ गया अक्साई शब्द का अर्थ है। लो हो गई जय, है ना। तो सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान, ये अक्साई का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पीडीएफ अपलोड हो गई होगी आपकी? नहीं अपलोड हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी ना। हो गया सर? थक गई? फिजिकल भी है ना तब में, है ना फिजिकल? ठीक। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में हमने ये बिंदु पढ़ लिए थे, ये बता दिया था, क्षेत्रफल की बातें हो गई थी, नॉर्थ ईस्ट भी बता दिया था। इसके बाद में देखो, आप जिस रेखा पर बात करनी है वह रेखा कौन सी है? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 2 घंटा क्लास चलेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 9 बजे तक क्लास का टाइम है ना, ठीक है। तो जिसको भी दिक्कत हो अभी खड़ा होकर चला जाए, अगर बीच में गए क्लास से तो भाई साहब क्लास बाद में होगी, पहले अपनी होगी लड़ाई। आज करवा चौथ भी है। करवा चौथ है क्या? और दिखाऊं क्या? अब एक बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उन लड़कियों का क्या सीन है जो बिना शादीशुदा है फिर भी करवा चौथ कर रही है? उनका समझ में नहीं आता है। सिलेक्शन के लिए समझता हूँ मैं, वो क्या समझ रही है? ऐसा होता है ना, अरे होता ही होता है ना। अब रात को पता नहीं किन कौन सा चांद देखना होगा, बिना शादी के करवा चौथ करती है। शुरू करते हैं क्लास, है ना। देखो 2 घंटे क्लास है तो मुझे पहले माइंड मेकअप करना पड़ता है। पिछले साल की बात, पिछले साल की। अरे लड़के सुन ले एक बार, काम आएंगी सब बातें। पिछले करवा चौथ की बात है। तुमने कहा तू ये क्यों करती है करवा चौथ का व्रत? बोली तो मैं शादी के पहले से करती हूँ। मैंने है शादी के पहले से करवा चौथ। तो कह रही है कि नहीं, वो जो शादी से पहले करते हैं तो वो भाई को लगता है। तो मैं कहा भाई बता क्या कहता मैं आगे, तो फिर चुप ही था फिर तो। पता नहीं भाई। चलो, तो तुम में से तो ऐसे नहीं है ना करवा चौथ कर रखा है? नहीं ना तुम में से? पक्का? चलो है तो बताना नहीं किसी को भी, है ना, ठीक है, चौथ कर रखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर चलते हैं, कर्क रेखा से बातें शुरू करते हैं। खींच खींच। एक राज्य है, इसका नाम है झारखंड। क्या नाम है? कौन राज्य है? झारखंड में एक क्षेत्र है, उसका नाम है सारंड। कौन सा है? वापिस बोलो, कौन सा है? अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जजमेंट नहीं कह सकते हैं, एक आदेश जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसको झारखंड की सरकार को कि भाई साहब देखो ऐसा है कि आपका जो सारंड क्षेत्र है ना, जो उड़ीसा के साथ में लगता है, इस सारंड क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा ध्यान दो। बोले नहीं देंगे ध्यान। बोले नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सारंड का जो जंगल है, क्योंकि सारंड के जंगल में नीचे जो चट्टाने हैं उनमें लोहा मिलता है। क्या मिलता है? तो आपने नाम सुना होगा चिड़िया की खान। चिड़िया 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 या चिड़िया कुछ भी कह लो। तो सारंड का जो क्षेत्र है, सारंड का क्षेत्र जो उड़ीसा से लगता है, और वहां पर चिड़िया की खान है। और सारंड सबका होता है 700 पहाड़ियां। कितनी पहाड़ियां? सारंड का तो 700 पहाड़ियां, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। और जब पहाड़ी क्षेत्र है ना कोई क्षेत्र में, तो वहां पर आबादी का निवास क्या होता है? कम। और जंगल का विकास क्या होता है? ज्यादा। इस सारंड के क्षेत्र में घने शाल सागवान के वन पाए जाते हैं। किसके वन है? शाल के और सागवान। चिड़िया की खान है, लोहे के लिए जानी जाती है। सुन लो बात को, भूलना नहीं है पेपर तक। कौन सी खान बोल रहा हूँ? चिड़िया की खान किस वन क्षेत्र में है? सारंड। किस राज्य में है? झारखंड। किस राज्य में है? क्या पाया जाता है? लोहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब अगले 1 सप्ताह के अंदर सारंड के वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दीजिएगा। इसको संरक्षित कर लो इस वन क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खनन हो रहा है और लगातार यहाँ पर तस्करी की वजह से लकड़ियों को काटी जा रही है। इसलिए 2 दिन पहले का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था कि सारंड जो वन क्षेत्र है उसको वन्य जीव, हाँ वो सारंड या सारंडा एक ही बात है, तो चूंकि इंग्लिश में DA लिखते हैं ना। अशोक सर ये मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है मैनेजमेंट के, है ना। नहीं सही में एक्चुअल में बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत कोऑपरेटिव है ना, सच में। मैं आज हम दिन में बैठे थे नीचे, तो हम दिन में नीचे बैठे हुए थे, मैं था, अशोक जी थे, अंकित जी वगैरह सारे बैठे थे। तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने ये बोला कि मैं 2 साल पहले आया था, 19 सितंबर नोएडा से क्लास हुई थी पहले। तो मैंने ये कहा कि मैं 2 साल पहले KGS में आया था ना, तो मैं बहुत खुश था कि चलो भाई अब अपने KGS में जुड़ गए। और आज मैं 2 साल बाद भी उतना ही खुश हूँ। समझे नहीं समझे बात को? और मैं बहुत हिम्मत चाहिए अशोक जी ये बात बोलने के लिए, और ये बात बोलने के लिए सच में आप इस बात को पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लालच बहुत आते हैं मास्टरों के पास में। 50,000 फालतू दे रहे हैं, 1 लाख फालतू दे रहे हैं, 1 लाख रुपये फालतू ले लो, हमारे यहाँ पर आ जाओ। टीचर को लालच जाता है ना, वो सोचता है 1 लाख फालतू मिल रहा है 1 महीने का, 2 साल के 24 लाख रुपये हो गए, 24 लाख में बढ़िया जमीन आ जाएगी। आता ही नहीं आता मन में। और ये बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि मैं अपने कैरियर के सबसे अंतिम संस्थान में पढ़ा रहा हूँ। ये बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं समझे है कि नहीं? तो बात ये है कि इतनी बढ़िया कोऑपरेटिव टीम है हमारी मैनेजमेंट की, सही में बहुत कोऑपरेटिव है ना। आप झारखंड के ही हैं अशोक जी, है ना। झारखंड है ना आपका? किस तरफ पड़ता है? इधर ही पड़ता है क्या? सारंग की तरफ, उत्तर की तरफ, रांची वगैरह, है ना। तो सारंग का वन क्षेत्र दक्षिणी झारखंड के अंदर है। सारंग या सारंडा इसको ऐसे पढ़ा जाता है।
सारण वन क्षेत्र को ध्यान रखना, क्योंकि मैं आज ही नोट्स पढ़ रहा था और नोट्स के अंदर ये आया था, ठीक है ना। तो न्यूज़ मैंने पढ़ी तो उसमें आया तो मैंने उसको नोटिफिकेशन में मैंने नोट्स में लिख दिया। और जब आप अपने नोट्स देखोगे ना तो नोट्स के अंदर ये सब मैंने पहले लिखवा रखा है, लेकिन चूंकि अभी चर्चा में बहुत ज्यादा है इसलिए आप इसको जरूर दिमाग में रखना कि पेपर में पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा बस केवल सारण वन क्षेत्र का संबंध है झारखंड, सामान्य बस, है ना। सारण और हाँ, हाथी शायद रिजर्व भी है, ये हाथी इसको भी घोषित किया गया संरक्षित क्षेत्र, तो हाथियों के लिए बहुत फेमस है। साल के वन पाए जाते हैं, साल के वन। और साल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है देख के लाना पेपर के उसमें किताब में ना। तो मानो या ना मानो मैं हकीकत है, ज्योग्राफी और कंपटीशन एग्जाम की जरूरत है। अमित श्री सर की क्लास में बैठे कर देखो ज्योग्राफी की दुनिया कितनी खूबसूरत है। ओ भाई वाह, चलो ना देखो ये फालतू की बातें हैं। नहीं वो सच में नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सारी चीजें डिपेंड करती है आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं ना। जो ध्यान से पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। बाकी तुम इतना सब लिखते हो भाई, थैंक यू सो मच इसके लिए, है ना। मुझे किसी यूपीएससी के बड़े टीचर ने कहा था, बूढ़े टीचर ने, बड़ी उम्र के थे 55-60 साल के, उन्होंने कहा कि देख अमित पैसा तो सब कमा लेते हैं, है ना, हमने भी कमा लिया, लेकिन जो सम्मान मिलता है ना वो असली कमाई होती है कि नहीं। तो तुम इतना करते हो तो भाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। आप सारे बच्चे, चलो थैंक यू। तो सुनो आप सारे बच्चे, अब मैं आपको याद करवाता हूँ कुछ चीजें, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक तो आपने याद कर लिया कौन सा वन क्षेत्र है, सारण। कौन सा है, किस राज्य में है, किस राज्य में है। सुनो भाई एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लो आप। और ये ट्रिक है गुराम छत से झाक, गुराम छत से झाक, गुराम छत से झाक। पीटी मिजो, क्या नाम है, पीटी मिजो, पीटी मिजो है ना। गुराम छत से झाक पीटी मिजो, सारे बोले काम चले। गुराम छत से झाक पीटी मिजो, गुराम छत से झाक पीटी मिजो, गुराम छत से झाक पीटी मिजो, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। देखो एक नंबर पर जो राज्य बनता है गुजरात, एक नंबर पर, दो नंबर पर, तीन पर, चार पर, पांच पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर मिजो। गुराम छत से झाक पीटी मिजो, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। सुनो मैं एक मानचित्र बनाता हूं, तुम इस मानचित्र को एक बार देखो, हालांकि पहले बना हुआ है लेकिन फिर से एक बार मैं बनाऊंगा, फिर से आप देखो। यहाँ पर जिस स्टेट की हम बात करते हैं ये स्टेट आपका है, और ये स्टेट है कौन सा, मध्य प्रदेश। कौन सा है, देखो इस मध्य प्रदेश के में इस तरफ जो स्टेट पड़ता है यहाँ पर पड़ती है अरावली की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ी। और इस स्टेट का नाम है कौन सा, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। तो देखो राजस्थान है। देखो एमपी को समझोगे आप, अगर एमपी के मानचित्र को और अगर बंगाल के मानचित्र को देख लोगे तो आपको लगभग उत्तर भारत की मैपिंग क्लियर हो जाएगी। एमपी देख लो, एमपी के अगल बगल में देख लो कई सारे राज्य आ जाएंगे। बंगाल देख लो, बंगाल के आसपास देख लो, एक नॉर्थ ईस्ट, लगभग ऊपर की मैपिंग हो जाती है पूरी। तो एमपी के उत्तर पश्चिम में कौन राज्य है आपका, राजस्थान। एमपी के ठीक बगल में इस तरफ जो राज्य पड़ता है कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। एमपी के ऊपर की तरफ ये कौन सा है, यूपी। एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, एमपी से अलग छत्तीसगढ़। एमपी के नीचे महाराष्ट्र। तो देखो एमपी के साथ में एक लगता है गुजरात, एक लगता है राजस्थान, एक लगता है यूपी, एक है एक नीचे कौन है, महाराष्ट्र। देखो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ से ये है, ये वाला कौन सा है, ये वाला है कौन सा, ये आपका कौन सा, बिहार। ये बिहार है, यहाँ पर बिहार है। और बिहार से और यहाँ पर ये इस तरीके से जो राज्य लगता है ना, ये जो राज्य है इसका नाम है झारखंड। भाई बिहार के नीचे कौन है, झारखंड। और यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है आपका झारखंड का, इसको बोलते हैं सारण। कौन सा पड़ता है, सारण। ये सारण पड़ता है, ठीक है ना। जनरली ऊपर की तरफ रांची का पठार है और ये पूरा क्षेत्र पड़ता है सारण का वन क्षेत्र। नीचे पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं गजरात की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां हैं, गजरात की पहाड़ी। तो देखो इस तरफ से एक ये रेखा आपकी जाती है, यहाँ से एक रेखा जाती है। और देखो बिहार के बगल में कौन सा राज्य लगता है बताओ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बताओ। तो राज्यों को अगर आप वैसे लिखोगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, बंगाल हो गया, और बंगाल को क्रॉस करके बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो आपको मैप से याद होना चाहिए, दोनों तरीके से याद रखो, मैप से भी याद रखो और उसको टिक से भी याद रखो, ठीक है ना। ठीक आपको बताएगी कि क्रम क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल या पश्चिम बंगाल। उसके बाद दो याद रखते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से ये रेखा आपकी जाती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है। और देखो गुजरात में एक पहाड़ियों का नाम सुनाओ, जोबट हिल्स। कौन सी है, जोबट। जोबट की पहाड़ियां पड़ती हैं और यहाँ से इस तरीके से, और बिहार में कैमूर तक, बिहार में कहाँ तक है, कैमूर। कैमूर रोहतास का जो इलाका है ना ये वाला, यहाँ से ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं विंध्याचल। कौन सा बोलते हैं, विंध्याचल। ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। और यहाँ से आपकी नदी का उद्गम होता है और ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, इसका नाम है माही। राजस्थान में देखो माही नदी ऐसे दक्षिण से निकलेगी, उल्टे यू आकार में बहेगी और उल्टे यू आकार में बहकर और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसका नाम माही। क्या नाम है इसका, माही। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार, अगर आप दुनिया में जाते हो ना तो दुनिया में आपको एक मैप इस तरीके का दिखाई देता है, एक मैप ऐसे दिखता है। और ये जो मैप है इसको बोलते हैं कौन सा, ये है भाई सब अफ्रीका। कौन सा मैप है, अफ्रीका। कौन सा मानचित्र हो गया, अफ्रीका हो गया। इस अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं जाती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और यहाँ से आपकी रेखा जाती है कौन सी, भूमध्य। यहाँ से जाती है कौन सी, कर्क, और यहाँ से जाती है मकर, मकर जाती है। और यहाँ पे पड़ता है मेडागास्कर। क्या नाम इसका, बोलो, अत्सी ना ना। अरे बोलो, अत्सी ना ना, अत्सी ना ना। बोल नहीं यार, अत्सी ना ना। क्या बोलोगे, अत्सी ना ना। फिर से बोलो, अत्सी ना ना। आगे याद हो गया। ये मेडागास्कर में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अत्सी ना ना। क्या है, मेडागास्कर में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मेडागास्कर में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। कौन सा आएगा, मेडागास्कर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है मेडागास्कर में, अत्सी ना ना। क्या नाम है, अत्सी ना ना। और ऐसे इसको काटती है एक रेखा जिसको बोलते हैं कौन सी, लिम्पोपो। कौन सी काटती है, लिम्पोपो। इसको काटती है कांगो। कौन काटती है, कांगो। और यहाँ पर इसको काटती है कौन सी, माही। तो कर्क रेखा को काटेगी माही, भूमध्य रेखा काटेगी कांगो, मकर को काटेगी लिम्पोपो। और चूंकि कर्क रेखा को माही काटती है इसलिए कांगो के साथ में तुलना की जाती है माही की। भारत के कांगो के रूप में किसको जानते हैं, माही को। भारत की कांगो कौन सी है, माही। भारत की कांगो कौन सी है, माही। माही नदी, माही नदी, ठीक है ना। ये 25 जितने भी हैं एक बार देनी है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। साल वर्ष का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन सब सर्च करके आना, साल का वैज्ञानिक नाम, साल का वैज्ञानिक नाम याद करके आना है, याद रहना चाहिए। साल का वैज्ञानिक नाम याद रहना चाहिए, समझिए बात को, पक्का से याद करके आना, ठीक है ना, पक्का से। तो देखो भारत की कांगो कौन सी नदी है, माही। भारत की कांगो कौन सी नदी है, माही। और माही का उद्गम जिस पर्वत से होता है वो कौन सा है, विंध्याचल। किसको दो बार काटती है, कर्क रेखा। किसको दो बार, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने बार काटती है, दो बार। तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर बना रखी। अब देखो यहाँ से रेखा आपकी कौन सी है, कर्क रेखा। और यहाँ से कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। देखो भाई साहब, भारतीय मानक समय रेखा और इसी को कहते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर। ये दोनों देखो यहाँ से आप चलोगे तो देखो यहाँ से
आपने आगे चलकर भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे, इधर भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे तो वहां पर एक अपन पठार पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको बोलते हैं मालवा का पठार, यहाँ पर पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर है रेवा का पठार, रेवा का पठार, और यहाँ पर पठार पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बघेलखंड, बघेलखंड। और इसी बघेलखंड के पठार के ऊपर, इसी बघेलखंड के पठार के ऊपर दोनों काटती हैं कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा, और एक कौन सी आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा के कर्क रेखा, ना 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 ऐसे मैं जब ऐसे करूँ तो ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि बात करें मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, साली नहीं तुम्हारी, ठीक है? हाँ तो उल्टा मजा थोड़ी लेते हैं, बताओ ससुराल में थोड़ी आएगी, बताओ तो देखो। नहीं नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, आरामी है छोरे। देखो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने राज्य जाती है? 8। कितने राज्य हैं? 8। जरा बोल के बताओ। 1 नंबर, 1 नंबर। अच्छा जब आप बोलो तो आपके दिमाग में मैप आना चाहिए ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सबको क्लियर है? तो कर्क रेखा। अच्छा अब एक प्रश्न आया, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न आया। अच्छा ये प्रश्न अभी एग्जाम जो हुए हैं बिहार में, तो एएसओ में आया था या जिसमें आया था, या जिसमें था आया था बीपीएससी ने पूछा था इसको, तो बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसमें प्रश्न ये था कि बिहार कौन से कटिबंध में है? कटिबंध का एक प्रश्न था ना, बिहार का किसी कटिबंध का था, और उसमें ना कटिबंध का नहीं, उसमें बताता हूँ, देखो उसका उत्तर था उपोषण, और ये क्लास में मैंने करवाया हुआ था, उसमें कटिबंध का था बिहार का, और एक क्लास में ढंग से करवाया था, बहुत आराम से करवाया था, तसल्ली से इत्मीनान के साथ करवाया हुआ था। अब देखो वो ये ना कि कर्म फूटे बच्चे कैसे होते हैं कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे, तो भगवान शिव पार्वती जा रहे थे ना, तो एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था, तो पार्वती जी को दया आ गई, पार्वती जी बोले हे भगवान, हे नाथ, देखो गरीब आदमी बेचारा, इसको कुछ तो दे दो। तो भगवान बोले कि देख ऐसा है कि मैं जानता हूँ कर्म फूटा है, ये इसको कुछ भी दे दो, ये कुछ नहीं लेगा। तो वो आदमी चल रहा था, तो भगवान शिव ने क्या किया, उसके रास्ते में कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। तो वो बेवकूफ क्या सोच रहा, बोले एक बार देखता हूँ आंख बंद करके चल पाता हूँ, नहीं चल पाता हूँ, बात समझे नहीं समझे? तो वो सोच रहा है कि आंख बंद करके चल रहा है, और वो आंख बंद करके चल रहा था और वो निकल गया और वो पीछे पीछे गया। तो भगवान बोले देख मैंने कहा था ना ये कर्म फूटा आदमी नहीं लेगा, ये समझे नहीं समझे? तो अपने क्लास में खूब डिस्कस करते हैं, खूब कहते हैं आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो, काम का है, स्टार्ट कर लो, नोट कर लो। लेकिन कर्म फूटे बच्चों को लगता है ना कि नहीं पहले आ जाने दो, ध्यान देंगे। तो पहले आता है फिर ध्यान देता है, ठीक है ना? तो वही है कि आप ध्यान से सुनो एक बार, दुनिया में कटिबंध है और ताप कटिबंध को अपने बोलते हैं। कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो धरती के ऊपर इस तरीके से रेखाओं का निर्धारण किया, एक रेखा जिसका नाम दिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक का नाम दिया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 इसलिए किया गया क्योंकि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का झुकाव जो है ना, वो अधिकतम झुकाव कितना है? 23.5। इसी आधार पर वो नामकरण किया गया कितने से? 23 से, ठीक है ना? और कर्क रेखा जो है वो जो ये तो विश्व रेखा हो गई आपकी, है ना? और अपने ये मानकर चल रहे हैं, ऐसा मानकर चलते हैं कि माना कि सूर्य कहां पर लंबवत है? कर्क रेखा। अगर सूर्य विश्व रेखा पर, सूर्य माना विश्व रेखा पर है, तो एक रेखा आपने मानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक मानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 उत्तर का नाम दिया कौन सी? कर्क रेखा। 23.5 दक्षिण का नाम दिया मकर रेखा। ऐसे ही देखो ये जो एंगल बनता है केंद्र के साथ ध्रुव का, वो कितना बनता है? 90। तो ये जो दूसरी लाइन ली गई वो 23.5 घटाकर कितनी ली गई? 66.5। तो एक उत्तरी अक्षांश 66.5, एक दक्षिण में अक्षांश लिया गया 66.5। देखो उत्तरी ध्रुव के ऊपर आर्कटिक महासागर है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसलिए आप देखोगे कि इसका नाम क्या है? आर्कटिक व्रत, और इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक व्रत। और एक आपका ध्रुव 90 डिग्री और एक आपका ध्रुव कौन सा है? उत्तर, और एक 90 डिग्री दक्षिण, एक 90 डिग्री उत्तर, एक 90 डिग्री दक्षिण। तो ये कुल मिलाकर आपकी रेखाएं हैं। कर्क रेखा 23.5 उत्तर है, मकर रेखा 23.5 दक्षिण है, आपका आर्कटिक व्रत 66.5 उत्तर है, आपका अंटार्कटिक व्रत 66.5 दक्षिण है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। अब आप पाओगे कि सूर्य माना अभी कहां पर है आपका? उष्ण, इसमें विश्व पर है। तो सूर्य की सबसे अधिक अगर प्रकाश या किरणें या रोशनी जो पड़ेगी, वो सर्वाधिक सूर्य प्रकाश आएगा 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच में, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ेगा, ठीक है ना? कर्क और मकर रेखा के बीच में आएगा, ठीक है ना? कर्क मकर रेखा के बीच में आ जाएगा सूर्य। और चूंकि जहां सूर्य सर्वाधिक लंबवत होगा वो जो है वहां तापमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा, समझे नहीं समझे? तापमान भी ज्यादा होगा। तेरी उम्र कितनी बेटा? लाल टी शर्ट वाला? हाँ 19-18 साल हो गए। नहीं क्यों तू टी शर्ट पहन रखी तूने? हाँ कितने साल का है? 20 साल का है। एग्जाम देगा इस बार, ग्रेजुएशन होगी तेरी, तो फिर डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? हवाबाजी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, भीड़ बहुत सारी है पढ़ने वाली है ना, पढ़ जा। देखो सूर्य सर्वाधिक जो लंबवत होगा कहां पर होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो सबसे अधिक जिस क्षेत्र में रोशनी प्राप्त होगी, तापमान भी वहां पर क्या होगा? ज्यादा। तापमान ज्यादा मतलब वह क्षेत्र कैसा है? उष्ण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उष्ण। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। बात सबको क्लियर है? तो उष्ण कटिबंध का विस्तार मिलता है कर्क रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर। ये भी कह सकते हैं, है कि नहीं है? अरे सही बात है कि नहीं है? तो एक तो ये कह सकते हैं, ये भी कह दो कि कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र क्या है? उष्ण है। या इसको कह दो कर्क के नीचे उष्ण है, मकर के ऊपर उष्ण है। बात तो वही है कि नहीं है? फिर देखो आप कि जो सबसे तिरछी किरणें जाएंगी वो सबसे तिरछी कहां पर जाएंगी? ध्रुवों के आसपास। सबसे तिरछी किरणें कहां पर जाती है? ध्रुवों पर। इसलिए ध्रुवों पर तापमान क्या मिलता है? बहुत ज्यादा कम, और कम ताप मिलने के कारण 66.5 से ऊपर का, मतलब 66 और 90 के बीच ये वाला, जहां सूर्य का प्रकाश सबसे कम प्राप्त होता है, जहां सर्दी होती है, वर्ष का अधिकांश समय वो किस क्या रहती है? सर्दी रहती है। 10-11 महीने सर्दी रहती है, 10 महीना। तो ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं आप शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत। लेकिन 23.5 और 66 के बीच का जो भाग है ना, यहाँ नीचे से तो गर्मी जाती है और ऊपर से क्या आती है? सर्दी आती है। मतलब यहाँ पर शीत भी है और यहाँ पर क्या भी है? उष्ण भी है। जहाँ शीत और उष्ण दोनों है तो वह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण। क्या कहलाता है? शीत। यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा आपका कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि सर कर्क रेखा को अगर हम मान लें तो कर्क के ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण में है। कर्क के ऊपर कौन है? शीतोष्ण। अच्छा बिहार बताओ, कर्क के ऊपर है कि नीचे? ऊपर। तो कर्क के ऊपर, ये कर्क के ऊपर बिहार यहाँ पर है अपना। तो यहाँ अगर मान लो बिहार को अपने मानते हैं, मतलब उतना ऊपर भी नहीं है, तो अगर अपने बिहार को यहाँ पर मानते हैं तो बिहार किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण। यही तो कारण है कि बिहार में सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है। मेरी बात समझ में आई? ये इतना समझ में आ गया? आप बता सकते हो उष्ण कहां है? 23.5 के बीच में कौन सा है? उष्ण। 23.5 66 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण दोनों में कौन सा है? शीतोष्ण। 66 से 90 शीत, 66 से 90 शीत, 66 से 90 शीत आ गए। 3 प्रकार के आपके कटिबंध होते हैं। अच्छा अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप सब इस बात को समझते हैं कि नजदीकी के लिए उप लगाते हैं। नजदीकी के लिए क्या लगाते हैं? उप। जैसे जैसे राष्ट्रपति है तो उसके नजदीक का जो पद होगा तो उसको हम बोलते हैं उप राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री के नजदीक उप मुख्यमंत्री, मतलब जो सहारे होता है उसको लगाते हैं क्या? उप लगाते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है नहीं? मतलब जो नजदीक का क्षेत्र होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उप का। आप एक बात बताओ कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ 23.5 का ये जो क्षेत्र है ये वाला है, यहाँ तक कौन सा कटिबंध है? इसके नीचे उष्ण है। तो 23.5 से 30 वह क्षेत्र जो कि उष्ण कटिबंध के सहारे सारे है। मेरी बात को ध्यान से सुनना,
23.5 से और 30, 23.5 से 30, 23.5 से 30, वह क्षेत्र जो कि आपका उष्ण कटिबंध के सहारे सारे, बताओ क्या हम उस क्षेत्र को उप प्लस उष्ण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हालांकि ये आता तो किसमें है? शीतोष्ण में। भाई 23.5 से ऊपर जाते ही कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण है। परंतु फिर भी आप ये भी तो देखो ना कि ये उष्ण के सहारे सारे फैला होने के कारण, और इसको हम क्या भी नाम दे सकते हैं? उपोष्ण। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर उष्ण कटिबंध के सहारे, उष्ण कटिबंध के सहारे, शीतोष्ण के अंदर, किसके अंदर है? शीतोष्ण के अंदर वह क्षेत्र जो 23.5 से 30 के बीच में, उसे हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से शुरू होकर के 24, 20, 10 से और 27, 31, 15, बताओ मुझे याद है कि नहीं? याद है ना? भाई गुड, शाबाश। देखो हाँ, यही तो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। सच में आप देखो, मैंने 1 साल पहले याद किया था, दरोगा 1 बैच का पढ़ाया था मैंने। 1 साल 1.5 साल हो रही उस बात को, है ना? 1.5 साल पहले जब याद किया था, अभी भी याद है कि नहीं? इसलिए आप किसी चीज को शिद्दत से याद करो और वो याद ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? राजस्थान का वो तो पढ़ पढ़ाते हैं ना, 23.5 से और 30, ये राजस्थान का। तो देखो एक बार अपने बिहार का वो देखेंगे ना अक्षांशीय विस्तार, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? क्या बेटा बताया था ना मास्टर तुम्हारा? 24, 20, 10, है ना? और 27, 31, 15, ये ना? अब बताओ क्या ये वाला अक्षांशीय विस्तार 23.5 और 30 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? इसलिए देखो, अगर ऑप्शन में उपोष्ण है और शीतोष्ण है, दो अलग अलग ऑप्शन है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्या टिक करोगे? उपोष्ण। अगर उपोष्ण ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या करोगे? शीतोष्ण। आगे बात समझ में? तो ये प्रश्न तुम्हारे इसी कोई एग्जाम में पूछा गया। बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आया हो? एक आधा आइटम होगा ऐसा, सबको आ गया? सच में आ गया? ये कैसे हो सकता है? लड़कियों में कोई ना कोई जरूर होगी। नहीं है? भाई लड़के होशियार होते हैं, ये बात तो मैंने सुनी थी। लड़कियां भी होती हैं, आज देख रहा हूं। लड़कियों में दिमाग नहीं होता है, मैं बता रहा हूं नहीं होता है, मैं बता रहा हूं नहीं होता है। सुनो, मैं कह रहा हूं नहीं होता है, वैसे बात करो। आप कितना भी मैं जिंदगी नहीं मान। सुनो सर, आप एक बात को समझना कि जोधपुर में अभी 2-4 दिन पहले घटना है। एक लड़की बेशर्मी के साथ में बैग उठा करके और पुलिस प्रशासन की निगरानी में घर छोड़ के चली गई एक लड़के के साथ में कि मैं इससे शादी करूंगी। आप समझो एक बार, जिस माँ बाप ने पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, और बेशर्म की तरह आंख बंद करके मार हो रही है भयानक तरीके से। आप बात समझो, दुनिया में कोई भी कुछ भी हो सकता है, बाप खराब हो सकता है, सब दुनिया खराब हो सकती है, लेकिन माँ कभी खराब हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे? अगर किसी की माँ, अगर माँ खराब है, माँ खराब है, अगर कोई किसी को लगे ये बात प्रूव हो जाए, सिद्ध हो जाए कि नहीं माँ खराब है, तो मान लेना कि आप उस माँ से पैदा ही नहीं हुए हो। माँ खराब हो ही नहीं सकती माँ। और माँ है ना, माँ उस लड़की की, आप समझो कि वो माँ है ना, माँ भाई माँ कराती रहेगी, रोती रहेगी, बिलख रही है, माँ रो रही है, हाथ जोड़ रही है, और वो लड़की बेशरम होकर के और उस पुलिस के सामने से और वो लड़की साथ लेके मैं इसी के साथ रहूंगी। आप बात समझो एक बार, गिरने का स्तर आप समझ रहे हो? गिरने का स्तर, इसको सो कॉल्ड फ्रीडम आजादी कहा जाता है। ये जनरेशन है पढ़ी लिखी जनरेशन। समझे कि नहीं समझे? कन्विंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, समस्या चीजें हैं, पढ़ सकते हो, पढ़ के बड़े बन सकते हो, मैच्योरिटी को दिखा सकते हो। पहले दिखाओ ना मैच्योर होकर नहीं हम योग्य हैं। अयोग्य लड़की है, उसके बावजूद अपने कदम, इसलिए कहता हूं कि दिमाग नहीं होता है कि नहीं? बताओ, मैं मान ही नहीं सकता हूं, मान ही नहीं सकता हूं, कभी जिंदगी में नहीं मानूंगा मैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। भाई हमारे घर में भी सुनो, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 सगी बहनें हैं। मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर को ये कहा कि तू अपनी पसंद से कोई रिश्ता अगर हो ना तो मुझे बता देना। तो उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे रिप्लाई किया कि भाई हिम्मत ही नहीं होती है, सोचने की हिम्मत नहीं होती। बात समझ रहे हो? सोचने की हिम्मत नहीं होती। आप समझ लो एक बार, कष्ट तो करना पड़ेगा ना परिवार के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि जो परिवार करेगा उसको बढ़िया करेगा, सोच समझ के करेगा, है कि नहीं है? ये सब चीजें हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, सब बातें तो हैं। चलो आगे देखो इसमें, अब कटिबंध समझ में आ गया सबको? अच्छा एक बात और बताओ, अब आपने देखा था कि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है, बीच में, तभी तो मध्य प्रदेश है, वो नाम ही मध्य प्रदेश इसलिए है क्योंकि बीच में है। बेटा नहीं, कर्क रेखा ऐसे जा रही है बीचों बीच, जा रही नहीं जा रही? तो कर्क रेखा तो कैसे जा रही है? तो इसका मतलब आधा भारत तो उत्तर में है, आधा भारत नीचे। तो देखो कर्क रेखा जब जाएगी तो आधा भारत तो रह जाएगा ऊपर और आधा भारत रह जाएगा नीचे। तो इसका मतलब कर्क रेखा भारत को कितने कटिबंधों में डिवाइड, कितने करती है? 2। कर्क रेखा के ऊपर की तरफ कटिबंध है शीतोष्ण, और इसके नीचे कौन सा है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है ना? उष्ण कटिबंध है ये वाली बातें हो जाएंगी, ठीक है ना? आप पहली बार क्लास में आ रही है ज्योग्राफी में, कल आई थी आप? नहीं आई थी? आप केजी में पहली बार पढ़ रही है, एडमिशन लेना है यहाँ पर, पढ़ना है, लाओ फोन दे दो। अरे देखो अब ये वाला डायग्राम इस पे लिखा हुआ है भाई, इसको रख लीजिए, इसको लास्ट में देना छुट्टी में। देखो ये हमने बना लिया इसको, और ये वाला भी हमने बना दिया, ठीक है ना? ये सब हमने बना लिया। ये वाला सबको समझ में आ गया ना कि देखो माही 2 बार काटती है, इस पर राजधानी कौन सी है? रांची। इसके 2 कटिबंध, ऊपर में शीतोष्ण और नीचे में उष्ण कटिबंध। चलिए अगली बात पर आते हैं। ये डायग्राम समझाने की आवश्यकता नहीं है, नीला नीला जो दिख रहा है वो शीतोष्ण है, और येलो येलो दिख रहा है कौन सा है? उष्ण। बिहार की लोकेशन यहाँ पर है, बिहार किस में आता है? उपोष्ण। ये पेपर में आया था, मैंने अच्छे से ऐसे लिख रखा था, ठीक है ना? तो ये हो गया, ये मानक समय रेखा आपको याद नहीं करवाया अभी, है ना? चलो 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 अभी अभी करते हैं। सुनो कर्क रेखा की सारी बातें आपको मैंने बता दी है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं भारतीय मानक समय रेखा। देखो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांत, 82.5 पूर्वी देशांतर को कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये भारतीय मानक समय रेखा ये जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितनी आगे है? 5.5। ये अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है, ये सबका सही रहना चाहिए। आगे है कि पीछे है? आगे। कितनी आगे? 5.5। कितनी आगे? 5.5 घंटे आगे है। और ये जो है जो कि यूपी में मिर्जापुर से गुजरती है, कहां से गुजरती है? देखो ये हो सकता है वहां पर मिर्जापुर ऑप्शन में आपको मिले, अगर हो सकता है ऐसा भी बन सकता है नैनी भी आ सकता है, और नैनी भी नहीं आकर के आप पूछेगा प्रयागराज, और प्रयागराज ना पूछ करके ये संगम भी दे सकता है ना? ध्यान रखना, संगम का मतलब हो गया जहां गंगा यमुना मिलती है, जहां गंगा यमुना आपको बताया था ना त्रिवेणी, है ना? तो त्रिवेणी संगम जहां होता है प्रयागराज के अंदर, तो प्रयागराज में जहां त्रिवेणी संगम है वहां पर से ये गुजरती है, उसके नजदीक से जाती है, ठीक है ना? तो ये बात होगी आपकी यहाँ तक। अब सुनो अगली बात पर आता हूं। देखो किसी को अगर ऐसा हो ना कि नहीं चीजें समझ में आ रही हो, आपको लग रहा हो कि सर इसको चेंज कर दो, पैटर्न को कुछ और तरीके से पढ़ाओ, तो अपने बदलाव कर लेंगे।
अपने बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी कि ना ऐसा करना है, ऐसे ही करो, वैसा नहीं। बहुत डेमोक्रेटिक क्लास होती है। मेरी क्लास की विशेषता है, बहुत डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सामने वाले की सब बातें सुनी जाती हैं। समझ में आ गई बात? ये पैटर्न हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस पैटर्न से क्योंकि हमारे पास समय ही 50 दिन का है। अभी 40 से 50 दिन में हमें सारा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हमारे पास समाधान यही है कि हम ऐसे ही पढ़ें। अरे था मैं आपको सारा समझाता बिना पीपीटी पढ़ाता हूँ, कंप्लीटली ये बिना पीपीटी पढ़ा हुआ है। तो मैं एक चीज को समझा समझा के पढ़ाता हूँ, लिखवा भी देता हूँ पूरा, पूरी भाषा में, पूरा मैं क्लास में पढ़वाता हूँ। तो अपने क्लास में बहुत एक्टिविटी होती है, सामान्य क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी रहती है बहुत। तो अगर तुम्हें लगे ना कि सर थोड़ा सा इसमें ऐसा बदलाव कर लो ना, तो अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो प्लीज मुझे बता देना, है ना। बेझिझक बता देना सर यहाँ दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लड्डू समझ में आ रहा है तुझे? बता बता बता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ी जोर से बोल। पहले कभी क्लास नहीं करी आप? मीन पहली बार तैयारी कर रही हैं? पहली बार ही तैयारी कर रही हैं? ओहो, तो इस हाँ मुझे लग रहा है आपके हाव भाव से कि सब ऊपर से जा रही है ना। तो कोई बात नहीं। अब कितने लोग हैं जो पहली बार वेरी फर्स्ट मतलब अपनी शुरुआत ही अभी हो रही है पहले पहले? कितने लोग हैं ऐसे? अच्छा बहुत सारे लोग हैं उधर भी। हे भगवान नीचे हाथ करो। हे ईश्वर क्या कर दिया ये तुमने, है ना। हाँ? अच्छा तो तो ऐसे जो बच्चे हैं, आपको डर लग रहा है क्या कुछ? है नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, कल भी क्लास हुई थी, एक क्लास अभी हुई है। तो आप अभी 2 से 3 दिन में क्या होगा ना, कुछ कुछ लोगों को तो मेरी भाषा ही बहुत अटपटी लगती है। पहली बार आता हूँ तो उनको लगता है कौन आ गया, है ना। तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन का समय लगेगा, है ना। दो बिल्कुल सभी को लगता है, मुझे पता है ना। तो 2 दिन 3 दिन आप एडजस्ट हो जाएंगे ना, सारे लोग जितने भी हैं पहली बार आए हैं। आपने वो नोट्स अभी अपलोड हुए नहीं है ना। मैं आज 100% नीचे क्लास छोड़ते के साथ नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। वो कॉपी आप साथ लेकर रखो। वो लड़का मुझे नोट्स दे नहीं रहा है, बना के लिख के नहीं दे रहा है। और मैं आपको पुराने नोट्स नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ नए नोट्स दे दूँ, लेटेस्ट ये वाले नोट्स देना चाहता हूँ, ये वाले, ये अपडेटेड, है ना। अच्छा तुम लोग अभी फिलहाल ना जो पॉकेट जी की किताब है उसको अपने साथ में रख सकते हो, या फिर अगर पुराने नोट्स तो अवेलेबल हैं वे नोट्स भी आप रख सकते हो। फिर जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, सुनो सुनो, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो अपने आसपास के जो पुराने बच्चे हैं उनसे कुछ कुछ हेल्प ले सकते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। मेरे साथ मेरे सामने में ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिन बच्चों ने 1 साल के अंदर तैयारी कर ली, सेलेक्ट हो गए, 1.5 साल के अंदर ज्वाइनिंग आ गई, लग गए। एक लड़का था मेरे साथ अनिल, वो उसने 12वीं करी, मैथ से 12वीं करी, थोड़ी दिन इधर घूमा फिरा 2-4-6 महीना, फिर वो एक लोकल टाउन पड़ता है वहाँ गया, एक कोचिंग में जाकर तैयारी करी 6 महीना रेलवे की, और वो पिछले लगभग 8-10 साल हो गए वो नौकरी में लगा हुआ है। उसने विदिन ईयर 1 साल के अंदर सिलेक्शन लेके और वो चला गया। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचें कि पुराने वाले पहले लगेंगे फिर हम लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कंसंट्रेशन डिपेंड करता है आप कितना कंसंट्रेट चीजों पर करेंगे, कितना रिवीजन करेंगे, समझे नहीं समझे। इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, चिंता ना करें, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये वाली 82.5, इस 82.5 को देखोगे ना तो ऊपर की तरफ महासागर कौन सा है? आर्कटिक। फिर इस आर्कटिक महासागर के बाद में महाद्वीप में आ गई, और ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया। फिर इसके बाद फिर एक महासागर आ गया हिंद, फिर एक महासागर आ गया दक्षिणी, और फिर आ गया अंटार्कटिक महाद्वीप। आप कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा एक महासागर से, दूसरे महासागर से, तीसरे महासागर, कितने महासागरों से? 3। और महाद्वीप केवल 2 आते हैं, एक एशिया और एक अंटार्कटिक। इन 3 महासागरों से और 2 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, 3 महासागरों और 2 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। और बघेलखंड में बताया था कि बघेलखंड का एक पठार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है दोनों। अच्छा और अब कुछ चीजों पर अपनाते हैं और फिर आप आओगे तो देखो इसमें ट्रिक यहाँ पर नहीं है, एक ट्रिक है और वो ट्रिक गई कहाँ गई? हाँ उस ट्रिक को सारे बच्चे एक बार याद कर ले। इसकी उमा छत से, अभी ना थोड़ा सा समय की शॉर्टेज है, नहीं तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता है इसके ना। उमा छत से कैसे उड़कर आई थी, है ना। तो अभी आप सीधा याद कर लो बस। ऊ से बनता है उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या बनता है? उत्तर प्रदेश। माँ से बनता है मध्य प्रदेश, मैं से बनता है मध्य प्रदेश। छत से बनता है बच्चा छत्तीसगढ़, छत से बनता है छत्तीसगढ़। उड़ से बनता है उड़ीसा, क्या बनता है? उड़ीसा। आ से बनता है आंध्र प्रदेश। अब एक चीज कॉमन देखो, आपने कहा था गुलाम छत से झाक पीटी मिजो, बोलो गुलाम छत से झाक पीटी मिजो। उत्तराखंड बोल रही ना भाई, ना 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 ना, उत्तराखंड बिल्कुल नहीं बोलना है। उसे बनता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। गड़बड़ा जाओगे ऐसे तो नहीं, उत्तर प्रदेश आएगा, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड। अच्छा गुलाम छत से झाक पीटी मिजो, इसमें हमने गुजरात। अच्छा अच्छा देखो सुनो, एक अजीब भाई इसको भगा दे। एक बात सुनो, एक बात सुनो तुम, अब ये दरोगा बनेंगे, ये दरोगा बनेंगे, कुत्ते से डर रही है। आपको पता है ना बिहार में हो, पता ही नहीं पता है? पता है बिहार के कौन नेता है? इंटरव्यू चल रहा था, बोला आपने मारा है क्या? बोला कितने मारे हैं कि घबरा जाओगे, है ना। तो वहां तो ऐसे ही मिलेंगे कराटे से। अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। उमा छत से उड़कर आ। दूसरी टिकटी कौन थी? गुलाम छत से झाक पीटी मिजो। उसमें आपके सामने 2 नाम आए थे, गुजरात राजस्थान, एमपी छत्तीसगढ़ आया था। एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी है ना। ये बहुत ध्यान देने का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से वे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों योग गुजरती है? तो एमपी है छत्तीसगढ़, एमपी है जोड़े वाले हैं, जोड़ के साथ में। अब सुनिए, अब अपने मैं आराम से बैठ जाता हूँ और अब आप मेरे साथ में बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप सबको बोलना है, बोलो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ना ना ना, अरे मैंने क्या कहा? मैं मेरे साथ बोलना है, क्यों दिमाग लगा रहे? मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं गलत बोलूंगा तुम सही बोलना। मैंने कहा मैं जो बोलूँ वो बोलना है, बस सिंपल दैट्स इट, सीधी बात, नो बकवास। सुन लो, बोलो गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्या बोला? क्या बोले? पंजाब से पहले, पंजाब से पहले और उससे पहले? भाई वाह, गुजरात,
राजस्थान, पंजाब, अब बोलो जम्मू कश्मीर, फिर बोलो जम्मू कश्मीर, भाई वाह, लद्दाख, क्या बोले, लद्दाख से पहले, जम्मू से पहले, पंजाब से पहले, उससे पहले गुजरात, है ना? समझ में आ गई बात? आप सुनो आगे, आगे सुनो, आगे अभी आगे चलो। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अच्छा हिमाचल से पहले, लद्दाख से पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शांत, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड से पहले, उत्तराखंड से पहले, उससे पहले, उससे पहले, शांत शांत, उत्तराखंड क्या था? उत्तराखंड के बाद यूपी, उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड के बाद यूपी के बगल में, यूपी के बगल में, बिहार के बगल में, पश्चिम, अच्छा कहां पर आ गए आप? पश्चिम बंगाल, कहां पर आ गए? अच्छा पश्चिम बंगाल से पहले, बिहार से पहले, यूपी के ऊपर, उत्तराखंड से ऊपर, उससे ऊपर, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, भाई वाह मौज हो गई, मजा आ गया। अरे वाह वाह, क्या बात है, 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 क्या बात है। देखो आहा, इसमें आओ, इसमें आओ। लास्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप, आज के बाद जीवन में कभी ज्योग्राफी एक बार में कलेश काट देंगे। सारे एडीओ के नोट्स हैं ये। अगर कोई बच्चा एडीओ में होगा ना तो सोचेगा यार धोखा कर दिया मास्टर ने, तो एक तरफ एडीओ में पढ़ा, दूसरी तरफ ये नोट्स हमारे जाकर वहां पढ़ा दे रहा है ना। तो देखो इसमें ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो आप। टॉपिक बेसिकली है भारत की सीमाएं। सीमाएं दो प्रकार की हैं, एक सीमा स्थलीय, एक सीमा तटीय। जलीय कह दो या तटीय कह दो, एक ही बात। स्थलीय सीमा के ऊपर हमारे पड़ोस में 7 देश हैं। कितने देश हैं? कितने देश? 7 देश। 7 देशों में भाई साहब पहला जो लगता है ये लगता है पाकिस्तान। पहला कौन लगता है? देखो यहाँ पर लगता है अफगानिस्तान। कौन लगता है? देखो इसके बाद यहाँ से है चाइना। कौन सा है? चाइना। और इसके देखो यहाँ पर कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? देखो यहाँ पर है भूटान। यहाँ कौन सा है? अच्छा ये भूटान आ गया। इस तरफ ये म्यांमार। कौन सा है? और यहाँ पर बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सा है? बांग्लादेश। 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 7 देश। कितने देश हैं? 7। लाओ ये फोन मुझे दे दे ठाकुर, इधर ला। बाबू लेके फोन दे दो। फोन इधर कान पे मारूंगा। इधर देखो ले फोन जमा कर सकते। देखो आपने अभी अभी याद कर लिया ना। सुनो 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 सुनो, अब ध्यान दो। 7 देश लगे। इधर सब इधर। यहाँ पर कौन आ गया? गुजरात। गुजरात हो गया। यहाँ पर हो गया राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अब शांत हो जाओ। ये सबको याद होना चाहिए पहले यहाँ तक, बाकी देखेंगे सबसे बाद। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो, आप बंगाल के ठीक ऊपर जब आप जाएंगे, सुनो बोलना नहीं है, जब मैं कहूँ तब बोला करो ना, वैसे नहीं बोलना है। बंगाल के ठीक ऊपर की तरफ, बंगाल के ठीक ऊपर जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं बोलूंगा आपको बोलने के लिए। सुनो मैं कोई ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा होता हूँ, तुम बोलो मत। सुनो यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो यहाँ पर आपका सिक्किम है। कौन सा? यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम और ये सिक्किम है, और इस तरफ यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर ये बंगाल की सीमा है, और इस तरफ भी कौन सी सीमा है? बंगाल। ये बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा पश्चिम बंगाल इधर कैसे लगता है? नेपाल। इधर कैसे लगता है? भूटान। इधर कैसे लगता है? बांग्लादेश। सही बात है भाई। पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल नेपाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल भूटान से भी लगता है, बांग्लादेश से, और ऊपर की तरफ किसी सिक्किम से। तो देखो पश्चिम बंगाल ऊपर सिक्किम से, इधर भूटान से, इधर नेपाल से, इधर बांग्लादेश। सबने ध्यान से देख लिया। तो बिहार के बाद बंगाल, और बंगाल के ऊपर कौन है? पश्चिम, सॉरी सिक्किम। बंगाल के ऊपर कौन आ गया? सिक्किम। तो वो क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा सा सीमाओं को। अब इस सीमा पर आप ध्यान दो। देखो जब हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की, तो जो स्थलीय सीमा है लैंड बाउंड्री है, इसकी कुल लंबाई है 15,200। ये एनसीईआरटी डेटा है, गृह मंत्रालय के हिसाब से इसकी लंबाई है 15,106। कितनी लंबाई है? 15,106। लेकिन एनसीईआरटी 15,200 लिखता है, अक्सर पेपर में 15,200 ही आता है, लेकिन 15,106 को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखो 15,200 लंबाई है। 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं। कितने हैं? 7। और जो राज्य भारत के हैं उनकी संख्या है 16। कितने राज्य हैं? और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं? 2। कितने यूटी हैं? 2। तो 2 यूटी लगते हैं 16 राज्यों में। 16 राज्य और 2 यूटी कितने देशों के साथ में? 7। सीमा की लंबाई का क्रम क्या होगा? सुनो देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3323। पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी? 3323। तो पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3323, तो यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। ये कितनी? 3323। फिर अफगानिस्तान जो केवल इतना सा लगता है, ये कितना है? 106। देखो ये यहाँ का जो एरिया है ये वाला, ये बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। तो वास्तविक रूप में ये है बात कि अफगानिस्तान के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लग रहे। अगर देखो हमारा सीधा नियंत्रण यहाँ तक होता अफगानिस्तान तक, भाई भारत का है लेकिन नियंत्रण तो नहीं है ना, तो हम क्या करते? अपने बाइक लेकर के और सीधे अफगानिस्तान चले जाते हैं। और अफगानिस्तान और भारत के तो संबंध बहुत अच्छे हैं, और अच्छे भी हैं, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भारतीयों को पसंद भी बहुत करते हैं। कई बार आप ऐसे वीडियो देखते होंगे कि आप अफगानिस्तान में जाकर कह देंगे कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ, तो आपको अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी, है कि नहीं? तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान को जब पीटना होता है तो हम भाई को ही बोलते हैं भाई देखना थोड़ा सा एक बार। नहीं होता है क्या? अरे होता ही नहीं होता, बताओ। बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। और क्या होता है? चलो ठीक है, ये बात होगी अफगानिस्तान। फिर भाई देखो यहाँ से सीमा शुरू होती है किसकी? चाइना। यहाँ तक चाइना है। देखो यहाँ तक कौन है? चाइना। यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया चाइना। फिर ये सीमा फिर किसकी आगे? नेपाल की। नेपाल आगे चाइना, फिर एक बार यहाँ लगता है, यहाँ पर लगा चाइना। और चाइना जो है, चाइना यहाँ तक फिर लगता है। बताओ चाइना ने भारत के साथ एक बार सीमा बनाई कि 2 बार बनाई कि 3 बार? 3 बार बना रहा है।
बना 3 बार सीमा, बड़ा कॉमन प्रश्न हो सकता है कि कितनी बार चाइना लगता है, 3 बार लगता है, साफ दिख रहा है। पाकिस्तान कितनी बार लगता है, 1 बार। अफगानिस्तान कितनी बार लगता है, 1 बार। चाइना कितनी बार लगता है, 3 बार लगता है कि नहीं। अब देखो ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया तुम्हारा सीमा, और ये सीमा होगी किसकी, चाइना। चाइना की सीमा की लंबाई है 3488। फिर यहाँ से चलेंगे तो ये कौन आता है आपका, नेपाल। कौन आता है, नेपाल। ये नेपाल आता है, तो नेपाल आ गया, नेपाल 1751। फिर नेपाल के बगल में इधर से आप चलेंगे तो ये कौन आता है, भूटान। कौन आता है, भूटान। ये भूटान आता है 699। कितना किलोमीटर है, 699। और यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ से आपका ये वाला लगता है कौन सा, म्यांमार। कौन लगता है, म्यांमार। ये म्यांमार लगता है, म्यांमार, ठीक है ना। तो ये म्यांमार 1643, भूटान 699, नेपाल 1751, चाइना 3488, अफगानिस्तान 106, पाकिस्तान 3323, और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, और ये है 4004। तो देखो अगर हम इसको आरोही क्रम में जमाएं तो इसको अवरोही में जमाओ, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे में सबसे लंबी सीमा बताओ किसकी है, बताओ किसकी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है चाइना। दूसरा कौन सा है, चाइना। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। चौथा कौन सा है, चौथा कौन सा है, नेपाल। पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, म्यांमार। छठा कौन सा है, भूटान। छठा कौन सा है, और सातवां कौन सा है, सातवां कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये घटता हुआ क्रम है, और कम से कम इन सब की सीमाएं लंबी कितनी कितनी याद रखना है, सभी को याद रखना है कौन कितनी लंबी है। पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106, चाइना 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, और उसके बाद अलावा म्यांमार 1643, और बांग्लादेश 4004। ये इनकी लंबाई है, ठीक है ना। 16 राज्यों के अंदर से 10 तो आपको पता है, और 10 आपने आप मत बोलना, 10 में आप मन में सोचना ये है, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख नहीं बोलना भाई, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। तो इसमें 10 तो स्टेट आ गए, 11, यहाँ तक 11 स्टेट आए, 2 यूटी आए। अब बाकी जो बच गए उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के, उनको आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट पेपर देखते हैं कौन कौन से, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें, अच्छा इसमें हाँ एक बहुत अच्छी पॉइंट है ये आपके घर पेपर का मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग में आप इसको रख सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। चाइना की एक पॉलिसी है, उसको बोलते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है, 5 फिंगर पॉलिसी। देखो 5 फिंगर पॉलिसी, ऐसे 5 फिंगर है। तो तिब्बत को कहता है हथेली। हथेली क्या है, तिब्बत है। हथेली क्या है, तिब्बत। ऐसे कर दो आप, तो ये तो तिब्बत हो गया। इधर देखो अंगूठा किसको दिखाता है, लद्दाख। एक कौन है, नेपाल। एक कौन है, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल। ये कहता है कि लद्दाख भी मेरा है। पहली बात तो चाइना का है ही नहीं तिब्बत। तिब्बत अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत थी, स्वतंत्र देश था, लेकिन ये ठहरे बुद्ध के अनुयायी, और बुद्ध के अनुयायी है तो ये युद्ध लड़ाई जैसा कुछ है ही नहीं इनके साथ। चाइना ने जबरदस्ती किसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये ऑक्यूपाई कर लिया किसको, तिब्बत को। क्योंकि तिब्बत चाइना का हुआ, हमने इस बात को माना कि हाँ भाई तिब्बत किसका है, चाइना। ये तो कैसे है तुम्हारा, बोल देखो हमारी शक्ल मिलती है सबकी, एक जैसी शक्ल के हैं, समझे नहीं समझे, होता नहीं होता है। इसने कहा देखो हम एक जैसे शक्ल के हैं, हमारा कल्चर एक जैसे, जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं है, लेकिन चलो उसने कब्जा कर लिया। तो ये अब क्या कह रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं लद्दाख भी हमारा ही है। अच्छा बोलो लद्दाख नहीं, नेपाल भी हमारा ही है। फिर अच्छा बोलो सिक्किम भी हमारा ही है। फिर कह रहा है भूटान भी हमारा ही है, और फिर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। अरुणाचल प्रदेश तो जंगनान कहता है, क्या कहता है, जंगनान। क्या बोलते हैं, जंगनान। क्या हो गया, ब्लैक टी शर्ट चश्मा वाला बच्चा, क्या हुआ, अरे चश्मा वाला, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टी शर्ट वाला, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हो गया बेटा, थोड़ा पढ़ो ना ध्यान से यार, अभी भी करे जा रहे बेवकूफ़ की तरह। अपने मेहनत कर रहे हैं, तुम समझो बात को, है ना। प्लीज डिस्टर्ब मत हो, है ना, डिस्टर्ब हो भी मत, करो भी मत, है ना। प्लीज ध्यान दो थोड़ा सा। देखो ये 5 फिंगर पॉलिसी है चाइना की, और 5 फिंगर पॉलिसी के अंतर्गत कहता है कि चीन अपनी इस नीति के तहत तिब्बत को हथेली, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल को 5 उंगलियां मानता है। चीन अरुणाचल को क्या कहता है, जंगनान कहता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिणी तिब्बत, है ना। तो चीन अरुणाचल का क्या नाम कर रखा है, जंगनान, और मतलब क्या है, दक्षिणी तिब्बत। और अवैध रूप से ये इसमें एंटर भी करता है, ठीक है, प्रवेश भी करता है गलत तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ी ध्यान रखना। चाइनीज लोग इसको क्या बोलते हैं, जंगनान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंगनान बोलते हैं, ठीक है ना, जंगनान बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली समझना, यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके ठीक ठाक बन जाएंगे। कौन है क्या, नहीं निकल ला क्या, घर से कॉल है, घर पे ना जब यहाँ हो तो ऐसे बोल के आया करो कि क्लास जा रही हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। अब देखो पता है ये तो एक तरीके से फोन ना, फोन तलब है एक तरीके से, है ना। जैसे शराबी आदमी को जैसे ही सूरज नीचे जाता है तो उसको लग जाता है ना जल्दी पहुंच, है ना, तो वो शराब की तलाश शुरू कर देते हैं, तलब है। देखो फोन नहीं मिल रही तो कैसे बुरा मुंह बना के बैठे है कि नहीं भाई, फोन मत चलाया करो ना, समझो, फोन नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो चाहे मत हो, लेकिन फोन नहीं चलाना है। देखो ध्यान दो, अब इस नोट इसको बिल्कुल केयरफुली एक बार समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो, बढ़िया से याद कर लो एक चीज को, एक लोकेशन को। देखो इसमें, अरे इधर देख, इधर देख, तो यहाँ से देखोगे तो ये वाला कौन सा है बोलो, इसको बोलते हैं अरुणाचल। अरुणाचल, अरुणाचल अपनी सीमाएं साझा करता है, इधर लगता है किसे, चीन, इधर लगता है म्यांमार, और इधर लगता है भूटान। किससे लगता है, भूटान, भूटान से लगता है, भूटान से, ठीक है ना। फिर अरुणाचल के नीचे आओगे तो ये आता है नागालैंड। कौन सा आता है ना, कल बताया था मैंने आपको, दीमापुर, दीमापुर बताया था, दीमापुर। नागालैंड का प्रवेश द्वार होता है, नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी कौन है, बताया था ना। और दीमापुर में मिलते हैं कछारी साम्राज्य के खंडहर, क्या मिलते हैं, कछारी साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं, दीमापुर, नागालैंड में, ठीक है ना। फिर सुनो आप अभी बताओ, इस नागालैंड के नीचे ये जो इसका नाम है मणिपुर, क्या नाम है इसका, मणिपुर, क्या नाम है इसका, मणिपुर। मणिपुर के ठीक नीचे कौन सा है, मिजोरम। कौन है, मिजोरम। और यहाँ पर ये एक बॉर्डर है, देखो यहाँ पर ये बॉर्डर है, यहाँ पर इसको बिल्कुल केयरफुली सुनना ध्यान से, प्रश्न पूछ सकता है। मिजोरम ऐसा स्टेट है जो इस तरफ तो लग रहा है किसके साथ में, और इधर लगता है बांग्लादेश, म्यांमार से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है। मिजोरम के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर का वह राज्य जो म्यांमार से लगेगा और जो बांग्लादेश से लगेगा वो कौन सा है आपका, मिजोरम है, मिजोरम है ना, मिजोरम है। और ये 3 ओर से घिरा हुआ है,
बांग्लादेश है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा है? त्रिपुरा। और यहाँ पर ये वाला जो नहीं, ये कौन सा है? मेघालय। और ये बच गया असम। असम है। असम की एक खास बात ये है, असम की जो सीमाएं है वो 7 से लगती है। कितने लगती है? 7। असम 7 से लगता है, 7 के साथ में। देखो 6 तो वे हैं जो 7 सिस्टर वाले हैं भाई। 7 सिस्टर में कौन आता है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। त्रिपुरा, मेघालय और एक कौन सा है? असम। 7 है, 7 से लगता है, 7 से। ओके, 7 के साथ में लगा है, ठीक है ना। तो ये 7 के साथ में अपना ये लगता है, इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है। लेकिन असम ना, असम असम ऊपर इधर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय 6 से लगा। और एक लग गया पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल से भी लगता है। और यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ये इधर से आती है ऐसे, देखो इधर बंगाल हो गया और इधर कौन हो गया? मेघालय। तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल और मेघालय के बीच में सीमा साझा करती है। बंगाल और मेघालय के बीच में सीमा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। समझ में आई बात? ये सब बारीक बारीक बिंदु हैं, इन पर ठीक से ध्यान रखना, किसी प्रकार की गलती नहीं चाहिए ना। चलो ये हो गया आपका, ये सब हो गया आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे देखो आप, रुको। देख यहाँ तक हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब आते हैं एक एक सीमा के ऊपर, ठीक है। अब आप आओ एक बाउंड्री के ऊपर, सुनो। सबसे पहले सीमा है भारत और किसकी? पाकिस्तान। भाई ध्यान दो, भारत पाकिस्तान सीमा पर। भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में पहला बिंदु तो ये कहेंगे कि अध्यारोपित सीमा है। कैसी सीमा है? सुपर इम्पोज। कौन सी है? इम्पोज का अर्थ होता है थोपना। इम्पोज का मतलब क्या होता है? थोपना। थोपना मतलब किसी पर डाल देना, है ना। कोई आपको कह दे, अच्छा इम्पोज का मतलब होता है पकड़ा हुआ ब्याह। सुनो, पकड़ा हुआ होता है नहीं होता है? तो वो क्या किया जाता है? इम्पोज करना होता है। जबरदस्ती करके शादी करते हैं ना। तुम्हारे मोहल्ले में, गांव में हुआ होगा किसी ना किसी, हुआ है किसी का? पक्का हुआ है? किसका हुआ? इसका हुआ क्या? इसका सच में हो गया क्या? हा? नहीं, तेरी भाई का हुआ था, रिलेटिव में। कितना? अरे पता है, पकड़ा हुआ ब्याह में ना एक तो शादी करते हैं, ऊपर से मारते भी हैं। नहीं पहले मारते नहीं है, अच्छा पहले मारते हैं पहले, और मार पीट के और फिर ब्याह करते हैं। अच्छा अभी बीपीएससी का वो टीचर की भर्ती हुई थी, वो भाई उसमें इतने मास्टर मारे गए ना, बहुत मारे। बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया। और लड़की भी खतरनाक होती है। हमारे मोहल्ले में 2-3 लड़कियां हैं, बिहार की हैं वो। तो एक तो उसका नाम मोनी है, तो वो तो भाई खतरनाक है। वो तो सीधा अपने आदमी को पीटती है। उसका भाई मिथुन, उसका मिथुन उसके भाई का। तो वो तो भाई सीधा लेते दनादन दे दनादन, वो दारू पी के आ जाता है। मौनी जो चप्पलों से मारती है ना उसको, गजब तरीके से। यहीं की पटना वटना के आसपास की है। एक और है, तो एक और लड़का है, उसने भी शादी यहीं पर करी उसने। भाई वहाँ नहीं होगी क्योंकि राजस्थान में लड़कियों को मार देते हैं, तो लिंगानुपात कम है। हरियाणा में भी कम बेसी यही हाल है। तो फिर अच्छा वहाँ पर लड़कियाँ कम है, यहाँ क्या समस्या है? यहाँ पर समस्या ये है कि दहेज चाहिए शादी के लिए। उन लोगों को क्या लगता है, हमारे वाले लोगों को, ये पैसे से बहू लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में बेचते थोड़ी ना है। बेचते नहीं है क्योंकि गरीब आदमी, उसके पास पैसा नहीं दहेज देने के लिए। दहेज देने का पैसा नहीं, तो वो क्या करता है कि वहाँ से कुछ ऐसे मीडिएटर होते हैं जो रिश्ता करवा दिया। रिश्ता करवाने के बाद में ये जो व्यक्ति है, जिसकी लड़की है जो इधर का है, वो कहता है तुम शादी का खर्चा तुम ही करो, मेरे पास कुछ भी है नहीं। तो वो 1-2 लाख रुपया देता है और 1-2 लाख रुपये में वो अपना अरेंजमेंट कर लेता है, शादी करके लड़की चली जाती है। तो खरीद फरोख्त थोड़ी होती है, वो शादी हुई सामान्य रूप से, है कि नहीं है। तो हमारे घर के पीछे एक बाबा है, तो एक दिन आए वो जल्दी जल्दी आया, ऐसे जल्दी। तो मैं कुछ तैयार हो रहा था, जा रहा था कहीं पर, तो मैंने बाबा राम राम, और भाई राम राम यार एक काम करवा दे। मैंने कहा बाबा बताऊं? तो बोले यार वो मेरे साला है, तू पटना रहता है, उसका ब्याह करवा दे। मैंने कहा बाबा सुन, मैं ब्याह करवाने नहीं जाता हूँ वहाँ पर, यार मैं इमीडिएट रुक गया, मेरे अंदर थोड़ी ब्याह करवाने का कि हाँ मैं बिहार जाऊंगा फिर वहाँ पर शादियां करवाऊंगा राजस्थान में। मैंने बुढ़ा दिमाग खराब हो गया, 80 साल का है, बता उसका मुंह देखो, शादी किसकी करवा दे? मेरा साला। मैं बाबा साला के चक्कर में क्यों पड़ रहा है आप? बुढ़ा हो लिया फालतू में। मैं देखते हैं ना भाई, तू दबाव दे यार, कोई ना कोई देख यार। मैंने कहा बाबा मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, ऐसे बाबा बताओ। तो ये बड़ा सिस्टम चलता है इधर। खतरनाक लड़की मौनी खूब मारती है उसको सुपर। अरे सच में मारती है, उसके भाई को बुला लेती है, भाई भी मारता है उसको बेचारे को। वो 6 महीने घर ही नहीं आता है पीट पीट के। देखो आगे ध्यान दो। तो सुपर इम्पोज का मतलब है जबरदस्ती थोप देना। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन का शासन आजाद हो रहे थे, आजाद हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि व्यक्ति जिनकी अध्यक्षता में काम हुआ उनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। ये नाम आप ऐसे याद रखेंगे, रैडक्लिफ नहीं रखेंगे, सर सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल याद रखना, सिरिल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिरिल। ऐसे ये इतिहास में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सर सिरिल रैडक्लिफ, तो सिरिल रैडक्लिफ ने क्या किया? बोलो पेन लाओ फटाफट जल्दी से, तो ये लो पेन, मानचित्र लाओ हिंदुस्तान का, बोलिए मैप लो। वो बैठा भाई साहब, और भाई ने बैठ कर इधर से खींच दे, बोला हाँ खींच दो, और यहाँ से खींच दो। बोले कि कौन सा नगर इधर? लाहौर है ना? नहीं कौन सा लाहौर ही है इधर। अरे बड़ा नगर कौन सा? अमृतसर, इधर लाहौर है, लाहौर है ना। भाई सिरिल ने ना, भाई साहब ने बैठ करके पेन उठाया, पेन और मैप लेकर के हिंदुस्तान का, और ऐसे लाइन खींच दो, इधर से खींच दे, खींच दो, इधर से खींच दे, खींच दे, इधर खींच दे। तो पहले लाइन खींची गई ना, उस लाइन के अंदर लाहौर किसमें था? भारत। फिर किसी ने कहा भाई पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद होने वाला है, एक आधा बड़ा नगर तो पाकिस्तान में रख लो कम से कम। तो बोले ठीक है, हटाओ पेन रफ करो, लाहौर इधर और अमृतसर इधर। ऐसे भारत की सीमा का निर्धारण हुआ। अब बताओ क्या इसको थोपना नहीं कहते क्या? जब भी किसी, इसकी भौगोलिक वो सुनो एक टर्म सुनो, इसकी डेफिनेशन, कि जब किसी तीसरी बाह्य शक्ति के द्वारा दो राष्ट्रों के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाए, तो इस प्रकार की सीमा को हम किस नाम से जानते हैं? अध्यारोपित सीमा के नाम से जानते हैं। इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच एक शक्ति कौन है? ब्रिटेन। उसने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, इसलिए हम भारत पाकिस्तान सीमा को एक अध्यारोपित सीमा के रूप में जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अध्यारोपित होने का कारण क्या है? क्योंकि इसका निर्धारण किसने किया? ब्रिटेन ने किया, अपनी मर्जी से किया। इसमें भारतीय लोगों की कोई भी इच्छा नहीं थी। एक फिल्म आप कभी देखना, फुर्सत से एग्जाम के बाद फ्री हो, बहुत अच्छी फिल्म है, और वो फिल्म है बेगम जान। बेगम जान है विद्या बालन की, है ना बेटा, ना है ना। तो वो देखना आप कभी, फ्री होकर देखना तसल्ली से। उस फिल्म के एंड में जब जाओगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में वो जो हवेली होती है वो सीमा के ऊपर आ जाती है और उसको जला दिया जाता है, और जितने भी लोग वहां पर रहते हैं ना, सारे अंदर उसके अंदर जल जाते हैं। तो वो भारत पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में ही बनी हुई एक चित्र वो है, मूवी है, ठीक है ना।
जिस दिन मैंने ये फिल्म देखी थी उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि उस दिन 12 घंटे क्लास चली हमारी, 12 घंटे आरएसपी का तैयारी तुम्हारी तरह ही ऐसे ही, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा था। मेरे पेपर था एक तो, और एक जो है ना 12 घंटे क्लास, तो मैं मेरे पास पैसा नहीं, हालत इतनी खराब, पैसा नहीं भाई साहब रोटी खाने का, बड़े बुरे हालात थे। और वाकई में ना वो तो समय इतना जीवन का पता नहीं अच्छा समय था कि खराब समय था। उस समय ने जो चीज़ें समझाई, जो सिखाया, वो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया। खाने के लिए रोटियां नहीं, सच में रोटी नहीं, पैसा नहीं। लास्ट में ना मैंने उस मकान मालिक को कहा कि अंकल जी 500 रुपये नहीं है किराए के, अगर ज़्यादा करो तो मेरे पास छोटा सिलेंडर ही ले लो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा रात को। सच में, सही में मैंने, अंकल जी पैसा नहीं है, मैं भाग जाऊंगा रात को, सिलेंडर पैसा नहीं मेरे पास, क्या करूँ बताओ, क्या करे आदमी बताओ। तो वो बोले भाई तू जा, देती है, जब देती है। एक टिफिन आता था खाने के लिए, एक अब आप समझो एक टिफिन जो आता है उसमें कितना खाना आता है। एक टाइम एक कटोरी चावल खा लेता था, एक टाइम का रोटी खा लेता था, सिर्फ उतना था खाना। 3 साढ़े 3 महीना मैंने तैयारी करी आईएएस के, 12 घंटे सिलेबस का टाइम था। उस समय जो जीवन ने सिखाया, बहुत सिखाया, बहुत सिखाया कि जब भूखा पेट होता है ना तो आदमी कैसे पड़ता है, जान लगा देता है कि नहीं है। तो मैं इतना तंग हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर मैंने मामा से 2,500 रुपये मांगे उधार, और फिर उसमें से मैं 150-200 रुपये देकर मूवी देख के आया था। तो उस समय सिनेमा हॉल में यही फिल्म लगी थी, बेगम जान, ठीक है ना। तो वो मुझे फिर बाद में पता चला कि अच्छा उर्दू के ऊपर बनी हुई फिल्म है ना, बढ़िया फिल्म थी बहुत, है ना। जो ताली बजाओ 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 बजाओ। अब बताओ तुम्हें क्या मिला। अरे ताली बजाने से जो पॉइंट्स होते हैं, ये इसके लिए ताली, इसके लिए। अच्छा चल, आपने ऐड देखा है सर्फ एक्सेल का, सर्फ एक्सेल का देखा है, दाग अच्छे हैं तो स्ट्रगल हमेशा अच्छे ही होते हैं, है कि नहीं। उस समय लगता है कि यार मैं दुनिया में सबसे परेशान आदमी हूं, बाद में पता चलता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं है ना, स्ट्रगल करना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना। चलिए देखो इसमें ये सीमा निर्धारण का दिनांक है 17 अगस्त 1947। कितने तारीख है? 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947। और अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से कौन लगता है, बोलो एक बार, बोलो बोलो। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, याद हो गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के ऊपर खत्म हो गया पाकिस्तान, शुरू हो गया अफगानिस्तान। लद्दाख के ऊपर खत्म हो गया अफगानिस्तान, चालू हो गया चाइना। इसका मतलब लद्दाख की सीमाएं 3-3 देशों से लगती है। पाकिस्तान खत्म हो रहा है, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा चाइना। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। लद्दाख की सीमाएं कितने से लगती है? 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। समझ में आई बात। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान सीमा अध्यारोपित। पाकिस्तान सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 47। पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करता सर सिरिल रैडक्लिफ। देश कौन कौन, राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर, सामान्य सी चीजें, कोई विशेष बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो, भारत अफगानिस्तान सीमा का लंबाई 106। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। ये सब सुनो, अब ध्यान दो। सबसे छोटी सीमा है निर्धारण 1893। मार्टिमर डुरंड, सर मार्टिमर डुरंड। रेखा का नाम भी क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग सब समझदार बच्चे हो तुम लोग, ये तो मैं जानता हूं, बस सिर्फ आपके घर वाले नहीं जानते इस बात को, कि 1893 में जब अफगानिस्तान की सीमा बनाई जा रही होगी, तो आप मानो कि ये साल 1893 है, 2025 नहीं है, और आप मान लो कहीं पर रहते हैं, है ना। तो आप बताओ क्या उस समय पर पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान नहीं, देश नहीं, पाकिस्तान शब्द भी नहीं था। इतिहास में पाकिस्तान शब्द 1900 के बाद में आया। तो ये क्या नाम, कितना 1933 में है, और नाम दिया लियाकत अली। चलो जो भी था, सुनो मुझे ध्यान नहीं है जो पाकिस्तान शब्द कौन क्रिएट किया था मुझे पता, छोड़ो सर पढ़ाएंगे आपको इतिहास में पढ़ेंगे। सुनो बात सुनो आराम से। 1893 में पाकिस्तान शब्द भी नहीं है, इसका मतलब 1893 में जब ये सीमा बनाई जा रही होगी, तो मेरे भाई उस समय पर ऐसा कोई सीन नहीं था। ये जो आप आज देखते हो ये वाला, बताओ क्या ये कोई सीन है? क्या ऐसा कुछ भी उस समय पर नहीं हुआ करता था। ये व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं हैं किस समय की? तो ये है 1893। समझ में आई बात। सीमा बनी, सीमा बन गई तो भाई बन गई, क्या करें बताओ। सीमा बन गई, यहां से लेकर के यहां से शुरू हुई, यहां तक बनी, फिर सीमा इस तरीके से आपकी आ गई, और कह दिया गया कि देखो भाई इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, और इधर हिंदुस्तान। समझ में आई बात। फिर 1893 में बन गई, इसका नाम था डुरंड रेखा, डुरंड रेखा बना दी गई। फिर धीरे धीरे समय गुजरा, 93 के बाद में चलते चलते 40, 45, 1947 आया। 17 अगस्त को भाई सिरिल बैठ करके सीमा खींच दी। जैसे सीमा खींची तो अब ये जो सिस्टम था ये बदल गया। जैसे सीमा खींची तो यहां से लेकर के, यहां से नहीं, यहां से, और ये बन गई कौन सी सीमा? इसको बोलते रेड क्लिफ, रेड क्लिफ बन गई। तो डुरंड कहां गई? डुरंड जो पहले हिंदुस्तान के बीच और अफगानिस्तान के बीच थी, ये चली गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बात सबको समझ में? तो डुरंड रेखा किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन डुरंड रेखा जो थी ना, उसका 106 किलोमीटर हिस्सा लगता था जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू कश्मीर का विलय हो गया किसके अंदर? भारत। तो इसका मतलब हो गया कि 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? भारत। और जिस क्षेत्र में लग रही है उस पर किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान। इसलिए आप कहते हो कि अफगानिस्तान की सीमा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। वह लद्दाख से लगती है, लेकिन लद्दाख के जिस क्षेत्र में लगती है उसके ऊपर किसका कब्जा है? पाकिस्तान। तो लद्दाख की सीमा किससे लगती है? पीओके से लगती है। किससे लगती है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हो गया? तो डुरंड रेखा है, मार्टिमर डुरंड ने इसको बनाया 1893 में, और इसका निर्धारण जो है ये प्रश्न अभी पूछा गया था कि ये डुरंड रेखा किन के बीच में लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। समझ में आ गई? ये आपका है। चलो आगे चलते हैं, अगली सीमा भारत और चीन। देखो सिमला समझौता इतिहास के अंदर 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार सिमला समझौता आता है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं जब 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ तो सीमा 17 को क्यों? अनाउंसमेंट हुआ ना कि आजाद हो रहा है, लेकिन मार्किंग जो हुई वो कितनी तारीख को हुई? 17 अगस्त को, ठीक है ना। भाई अनाउंसमेंट हो गया कि आज से आजाद, तो उसके बाद आजाद है तो फिर वो कहेंगे ना सीमा तो बताओ कहां तक है, तो 17 को मार्किंग हुई, ठीक है। सुनो दूसरी बात पर आओ। शिमला एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश, एक पर्वत उसका नाम है धौलाधर। कौन सा पर्वत है? धौलाधर के ऊपर बसा हुआ है शिमला नगर। धौलाधर पर कौन सा नगर है? शिमला। भाई शिमला में इतिहास में 2 समझौते हुए। शिमला में एक समझौता तो होता है पहली बार 1914 के अंदर होता है, 1914 के अंदर। और 1914 के अंदर जो समझौता होता है शिमला समझौता, उसमें 3 पार्टी होती हैं। 3 पार्टी का मतलब 3 पक्ष। एक पक्ष होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसका नाम है चीन। एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है जिसका नाम है भारत। भारत में ब्रिटिश भारत। भाई 1914 के अंदर स्थिति देखो ना, तो ब्रिटिश भारत है उस समय। तो एक तो हो गया आपका चीन, एक हो गया ब्रिटिश भारत, और एक का नाम है तिब्बत। कौन होता है? तिब्बत। 3 पार्टी है। अब क्यों बैठे ये सब मिलके? तो ये मिलके इसलिए बैठे क्योंकि इनको सीमा का निर्धारण करना था। कौन सी सीमा का? चीन और तिब्बत और भारत के बीच में, चीन भारत और तिब्बत के बीच में सीमा बनाई जानी थी। तो ये सीमा जो आज आप देखते हो, इस सीमा का क्या हुआ? इस सीमा के लिए बातें शुरू हुई, इस सीमा के लिए, इस वाली बाउंड्री के लिए, यहाँ के लिए। ये इसका नाम जॉनसन लाइन है। इधर वाली जो लाइन है इसका नाम क्या है? जॉनसन। उस पर बताएंगे। तो इस सीमा का निर्धारण करने लगे तो चीन ने कहा मैं नहीं मान रहा,
इस सीमा को, बोल नहीं मान रहा है तो जा अपने भाई को खिला, यहाँ क्या कर रहा है। चीन इस समझौते के बीच से ही हट गया। समझ में आई बात। तो दो पक्ष बचे, एक पक्ष बचा भारत और एक बचा तिब्बत। तिब्बत और भारत ने अपने दोनों की सीमाओं का निर्धारण कर लिया। समझ में आई बात। तब चीन बोलता है कि मैं नहीं मानूं इस समझौते को। भारत कहता है भाई समझौता हो लिया, एग्रीमेंट 1914 का देख लिया, तो कहना नहीं मानूंगा। बोल क्यों नहीं मानेगा। बोले हमने तो साइन किया ही नहीं, ये तो तुमने अपने मन मर्जी से कर लिया। समझे कि नहीं समझे। तो ये समस्या दोनों के बीच में रहती है। इस रेखा को हम किस नाम जानते हैं, मैकमोहन। ब्रिटिश भारत की तरफ से जो व्यक्ति थे जिन्होंने निर्धारण किया, उनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। तो हेनरी मैकमोहन के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, मैकमोहन रेखा। अच्छा, सीमा को सचिन पसंद आ गया, जो भारत का ही है। पाकिस्तान पता नहीं यार कैसे देश है। आप अगर वोटिंग करवाओगे ना सही तरीके से, तो मुझे लगता है आधी आबादी पाकिस्तान की भारत में आ जाएगी। प्रॉपर अगर वोटिंग होगी, प्रॉपर वोटिंग हो ना, तो आधी आबादी। क्योंकि देखो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश था शुरू में, क्योंकि देखो बात समझो, बहुत अच्छा देश था, क्योंकि कृषि अच्छी होती थी, खेती होती थी, नदी है और भी कई नदियां हैं जो हिंदू को सीधे से निकलती है। लेकिन भ्रष्टाचार होता है ना, करप्शन। करप्शन किसी भी देश की जड़ों को खोखला, दीमक होता है, दीमक, भ्रष्टाचार, करप्शन। तुम लोग करोगे अभी जाकर के आगे, ठीक है ना। अरे तुम तो बहुत गंद फैलाओगे, मुझे पता है ना यार, मैं बता रहा हूँ। तुम सूरज को दिया दिखा रहे हो क्या, मुझे नहीं पता है। मेरे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर है, समझे ना, तो मुझे पता है। तुम्हें तो अभी पता भी नहीं है भ्रष्टाचार किस स्तर पर होता है। आम आदमी सोच ही नहीं सकता है। उसको बता दोगे ना कितना करप्शन होता है, कि ऐसे ऐसे भी करप्शन होता है कि एक व्यक्ति एक जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपया है, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेता है। आम आदमी गरीब आदमी को बताओगे ना तो विश्वास नहीं करेगा, उसके लिए झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो। अगर तुम में से कोई ऐसा ही बन गया तो दियारा के आसपास अगर तुम्हारी ड्यूटी आ गई, तुम बता रहा हूँ तुम्हें, कम से कम 40 लाख 50 लाख की गाड़ी और 2-3 करोड़ रुपए का मकान 3 साल में बना लोगे आप। कितने साल में, कितने साल में, केवल 3-4 साल। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। मुझे मत बताओ, है ना। बहुत मोटी कमाई है, बहुत मोटी कमाई। पहले था, अब नहीं है। चलो भाई कोई बात, हम ठहरे अनपढ़, है ना, हमें कहाँ ज्ञान है इन सबका। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, इंस्पेक्टर कह रही है बताओ, है ना, कोई बात नहीं भाई, हो जाना। क्या छुट्टी, ये क्या होती है। नहीं पढ़ना है। हाँ, चांद देखे, चांद आएगा नहीं आएगा, तभी छुट्टी करें। हाँ? अच्छा भारत समझ गई। भारत में चांद का बड़ा महत्व है ना। जैसे कोई कई दिनों तक नहीं दिखता है तो बड़ा ईद का चांद है ना। मम्मी बच्चे को खिलाते देख चंदा मामा है ना, है तो नहीं है। मम्मी अपने बेटे को कहती है देख मेरे बेटा कैसे चांद सब खिल रहा है ना। और कोई लड़का हॉस्टल के सामने वाली गली में देखकर कहता है सामने वाली खिड़की में चांद सा मुखड़ा। चांद का इंपॉर्टेंस अपने भारत में बहुत है ना। और चांद के बारे में हम पढ़ाते हैं भूगोल के अंदर, है ना, नहीं पढ़ाते। चलो तो चाइना के साथ कौन कौन लगता है बोलो एक बार। देखो लद्दाख कौन लगता है, चाइना के साथ लगता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। बाकी कल पड़ेगी, जाओ चांद देखो जाकर।